कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पे दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इट फील्स ग्रेट एक्चुअली। एक सक्सेस मिलती है एक इंसान को जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। दूर से हम सब देख के ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं इस जॉब की तरफ। फॉर एवरीवन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड ये एक ड्रीम होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब रहे। कैसे की इसकी तैयारी, क्या सोर्सेज आपने यूज किए, क्या स्ट्रैटेजी? बट मेरे पास एक एडवांटेज ये थी दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के बच्चे के आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो, सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुद्धू नहीं बना रहे, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, नॉट फूलिंग एनीवन। आपको पता होता है कि ये इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे ना और अपनी स्ट्रैटेजी पे आपको विश्वास, यू डोंट हैव फेथ इन योर ओन स्ट्रैटेजी, देन नथिंग कैन हैपन। वैसे तो इंडिया में इतने सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम है जिसकी तरफ बच्चों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। और हो भी क्यों ना, वो हमारे देश की राजधानी, हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली का टीजीटी पीजीटी पोस्ट है। DSSB ऑफ कोर्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और मेरे लिए आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बिकॉज मैं अपने एक पुराने फ्रेंड, मेरे कॉलेज के ही एक फ्रेंड के साथ जो है ये इंटरव्यू में लूँगी। मेरे फ्रेंड मेरे साथ आज जुड़े हैं युवराज स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रोहिणी में DSSB टीजीटी की पोस्ट पे जो है इस वक्त अपॉइंटेड हैं। और सेल्फ स्टडी से, खुद की मेहनत से इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और अब बहुत ही जल्दी पीजीटी प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाय युवराज। हाय ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई जस्ट फील it's an interview, although it's very formal thing. But of course, we must remember the informal days, the beautiful days of college. Of course, I do remember everything. Everything. From elections to every other time that we spent at PAM and Right. canteen. I remember everything. Wonderful. And it's so good to see you here today. Thank you. Because now that I'm in this field, I mean, मेरे लिए actually बहुत proud की बात है, because इस एग्जाम की तैयारी हम students को करा रहे हैं और आप already वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना अच्छा लगता है आपको एक एज अ टीचर DSSB के स्कूल में, आप यहाँ पे दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाउ डज इट फील? It feels great actually. It's like a huge accomplishment also. एक बहुत ही अच्छी accomplishment होती है, एक सक्सेस मिलती है एक इंसान को जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। For everyone who comes from a middle class background ये एक ड्रीम होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब रहे, एक सिक्योर जॉब रहे आपके पास। So जब वो अचीव हो जाता है तो फिर it always feels great. So I'm also very blessed and lucky to have this kind of opportunity with me right now. And my college के time से, if I recall, I remember you always used to say, I want to get into teaching, I want to be a teacher. So वो जॉब प्रोफाइल के थोड़े बारे में बताइए कि दूर से हम सब देख के ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं इस जॉब की तरफ, बिकॉज इसके पर्क्स भी इतने अच्छे हैं, पे स्केल भी इतना अच्छा है। एक अ डे इन द लाइफ ऑफ अ टीजीटी in a Delhi school, क्या routine रहती है आपकी? So there are 3 kinds of shift in Delhi government schools. It's like the morning shift, the general shift and the evening shift. So I am currently in a general shift school. वो 8 से 2 का स्कूल होता है। 8 o'clock सुबह स्टार्ट होता है और 2 बजे बच्चों के लिए ख़त्म होता है। टीचर्स लीव बाय 2:30 बिकॉज वी हैव सम अदर इशूज़ टू अटेंड टू। मीटिंग्स होती हैं हमारी, वी प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एज वेल, फैकल्टी मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। सो माई डे स्टार्ट्स at 6 o'clock in the morning. I wake up and I do every work that I have to do at that point of time. Then by 7:15 I leave for my school and by 7:45 I'm there. So there are different kinds of duties that you have to perform. सबसे पहले during the arrival of the students you have to be present there so that proper arrival हो बच्चों का. Then there is morning assembly. I'm in charge of morning assembly also in the school, so you have to supervise the assembly system as well. Then regular classes happen, so every day we get to teach. There are 8 periods and most probably 5 to 6 periods हर teacher के होते ही हैं जो वो लेते हैं depending upon the sections that they take. So वो पूरा दिन जाता है. Then extra curricular activities are also there in the school which we prepare students for. I am doing it for the cultural background. मेरा background थोड़ा debate, declamation, poetry का है, so मैं उस तरीक़े से बच्चों को थोड़ा सा prepare करवाता हूँ वहाँ पे. Then फिर इसके अलावा बच्चों के साथ engage रहना पड़ता है पूरे दिन, because once the child enters in the school
he or she is completely your responsibility, and the safety and security of the child is the utmost importance. Right. So if the child is not safe and secure, and that does not mean just physical safety and security, emotional, physical well-being, mental safety and security is also important. So it's not just going in the class and taking a lecture and coming back. You are responsible for the holistic development of the child. पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के बच्चे के आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो. सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की. वेरी वेल सेड, वेरी ब्यूटीफुली पुट सर. सो आप थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या एग्जाम्स के थ्रू आपने गो थ्रू किया, और एक बार बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो आफ्टर पासिंग माय 12th CBSE exams, I did my graduation from Hindu College, same. We both were part of the same batch, Right. English honors. And then I went for my master's MA in English literature from Ambedkar University. After that, I did my B.Ed. And that was a regular course from IP University. After clearing my B.Ed exam, then I sat for the CTET exam. Okay. Because to be eligible to teach in any school as a teacher, you need to clear the CTET exam. आपका CTET clear होना ज़रूरी होता है. So I qualified the CTET paper also. I have qualified paper 2 because I was not aiming for PRT. Right. I was aiming to become a TGT or a PGT teacher. So for me, paper 2 was sufficient. Right. So I qualified that, and then I started first working in a private school. I worked there for 3 years, and then I came here in DSSB after clearing the exam. तो अब एग्जाम पे आ जाते हैं. सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस हमारे सभी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम, और हम भी इनफैक्ट उसी की ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, और मेरा खुद का भी जब किसी भी TGT PGT को बैच का पढ़ाने का ऑफ कोर्स एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन DSSB में हमेशा सब सिलेबस में हमेशा बोलती हूँ UGC नेट लेवल का वाइड है, एंड इट इज़ बहुत डेप्थ में है, बहुत विड्थ में है. तो आपने कैसे की इसकी तैयारी, क्या सोर्सेज आपने यूज़ किए, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? बेसिकली मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था प्रिपरेशन करना, बिकॉज मैं काम भी कर रहा था. आई वॉज वर्किंग विद अ स्कूल ऑल्सो वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर DSSB एग्जाम. बट मेरे पास एक एडवांटेज ये थी दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. सो जितना इट वॉज वर्क फ्रॉम होम, फॉर ऑनलाइन टीचिंग चल रहा था मोस्टली स्कूल्स में, सो थोड़ा टाइम मिल जाता है बैलेंस करने का हम लोगों को. द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन इज दैट बी कंसिस्टेंट. चाहे आप पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो एक दिन में, बट वो आधा घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप स्किप नहीं कर सकते. फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट आई गिव 2 hours एनी टाइम, जब भी पूरे दिन में मुझे कभी भी टाइम मिले, 2 hours मुझे देने ही देने हैं इस चीज़ के लिए. आई स्टार्टेड विद NCERT फर्स्ट. NCERT के साथ मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपेयर करना होता है. 100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं आपके. सो पेपर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज पेपर 2, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है. तो मेरे को उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ा बिकॉज इंग्लिश इज स्टिल फाइन. आई कैन मैनेज अ लिटिल बिट बिकॉज my background is from English literature, so वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है. लेकिन इन पेपर 1 you need to focus more थोड़ा सा, because इक्वल वेटेज है दोनों का. TGT एग्जाम में एज फार एज PGT इज कंसर्न, TGT में दोनों की इक्वल वेटेज होती है. राइट. सो उसके लिए प्रिपेयर करना, उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा उसमें फोकस करो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे. यू फर्स्ट सिट, यू डू नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आप एकदम से तैयारी करना मत शुरू करो. आप एनालाइज करो जो 4 सेक्शंस आपके होंगे, 5 सेक्शंस जो भी होंगे आपके पेपर 1 में, उसमें आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं और वीक सेक्शंस कौन से हैं. सो एंड यू नो इट, आपको पता होता है. आप किसी को बुद्धू नहीं बना रहे, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, नॉट फूलिंग एनीवन. आपको पता होता है कि ये इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है. यू नो इट. सो उस हिसाब से यू फोकस फर्स्ट ऑन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ताकि जो आपके मार्क्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आ सकें. यू डू नॉट लूज मार्क्स इन द स्ट्रॉन्ग एरियाज. देन व्हेन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज आर परफेक्टली डन, आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, देन यू मूव टू योर वीकर पॉइंट्स. उनको इतना प्रिपेयर कर लो कि हाँ काम चल जाए, आपका उसमें काम चल जाए. ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ आए हैं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वेटेज पूरी है. नेगेटिव मार्किंग थी इसमें? नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑल्सो थोड़ा देख के पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुत लोग, मैंने एग्जाम सेंटर में भी अपने नोटिस किया था जब मैं पेपर देकर निकल रहा था बाहर, तो देयर वर सम पीपल हु वर सेइंग आई अटेम्प्टेड द एंटायर पेपर. So, and I was listening to this conversation between the two candidates, and I was thinking, okay,
आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट तो कर दिया है, बट उसमें से आपका सही कितना है बिल्कुल, और गलत जो होगा उसमें आप नेगेटिव में कितने मार्क्स आप लूज कर जाओगे। जितने एमेटर आई थिंक कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो एग्जाम सेंटर्स पे जाके इन टॉक से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक इंसान जिसको अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास है वही मोटिवेटेड रहेगा, वो सुनेगा कि नहीं दिस इज ये तो कोई काम की स्ट्रैटेजी है नहीं, नेगेटिव मार्किंग में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराना। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ ऐश्वर्या। Right. अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे ना और अपनी स्ट्रैटेजी पे आपको विश्वास, यू डोंट हैव फेथ इन योर ओन स्ट्रैटेजी, देन नथिंग कैन हैपन। क्योंकि देयर विल बी सो मेनी आउटसाइड फोर्सेस, आपको इधर उधर से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। यार मैंने यहाँ से प्रिपेयर किया है, मैंने उधर से लिखा, वो वाला लिंक अच्छा था, वो वाली बुक अच्छी थी, बट इफ यू डोंट ट्रस्ट योर सोर्सेज, आपको अपने सोर्सेज पे विश्वास नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सो जो आप कर रहे हो दैट इज सफिशिएंट, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रेफर किए थे? एब्सोल्युटली, वो तो करने ही चाहिए। सिर्फ DSSB के, किसी और बोर्ड के भी? नहीं, फॉर DSSB आई स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन DSSB पेपर्स बिकॉज KVS का पैटर्न मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है इन कंपैरिजन टू DSSB। ऑल्दो सारा टॉपिक्स वही हैं, बाइफर्गेशंस वही हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन के टाइप में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस महसूस होता है, तो इसलिए मैंने फोकस मोर ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट ऑफ DSSB। और पेपर 2 इंग्लिश की जैसे बात करें तो मेरे तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डर लिटरेचर के अराउंड ही रहता है कि मैम इतना वास्ट है, एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, but not everybody comes from that background. So definitely literature एक horror story होती है कई लोगों के लिए, आपके लिए I'm sure नहीं था। फिर भी आप assume करें, भी आपके इतने सारे viewers हमें जो हैं देख रहे हैं जो literature के साथ बहुत comfortable नहीं है, आपको क्या लगता है कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए उनको? लिटरेचर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं बेसिकली तो YouTube is filled, like up to you have this free accessible source of so many videos available। आप topic wise chronologically चौसर से start करिए, आप चौसर से start करेंगे, आगे चढ़ते जाएंगे आप, फिर आगे चल के मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म तक आएंगे। आपको एक एक वीडियो एक एक ऑथर के बारे में वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिंक्स मिलेंगे, चाहे आप उन्हें हिंदी में देखिए, नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो it's not necessary that you are watching those videos in English and you're not understanding anything. Important ये है कि आप उन videos को देखो और prepare करो। मेरे पास I particularly referred to this one book which I also used during my NET preparation, which was Arihant NET JRF book. It is a very comprehensive book which I had and I didn't refer to any other book. मैं आज तक भी किसी और book को refer नहीं करता because मुझे उस book पे बहुत trust है। अभी मैंने अपनी UGC की बुक निकाली है, वो रेफर करो आगे। I'll read, I'll give you a review also. Thank you. कि how useful this book is, I'm sure it is very useful. Please yes, but yes, I will definitely refer to it. But मैंने starting में भी यही बोला था कि trust your sources. आप multiple sources को अगर आप refer करते हो तो आप confuse होते हो। Absolutely. तो वो important नहीं है, आप अपने source को refer करिए, उसमें इन डेप्थ आप उसकी रीडिंग करिए और उससे आपको रियलाइज होगा कि आपकी हाफ ऑफ द प्रिपरेशन तो वहीं हो जाती है। उसके बाद बचता क्या है, सिर्फ प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, आप अगर टॉपिक ना पढ़ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। जो आप नहीं कर पाते वो आपके दिमाग में अटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड बेसिकली TGT में तो इट्स मोर लैंग्वेज बेस्ड, नॉट लिटरेचर बेस्ड, इट इज मोर लैंग्वेज बेस्ड। ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है उसमें। यू हैव रिपोर्टेड स्पीच, यू हैव एक्टिव पैसिव, वर्ब्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रिपेयर करना है। कहीं लोग सिर्फ लिटरेचर में खो जाते हैं कि हाँ हम नेट के तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। पेडागोजी वाला पोर्शन भी 20 मार्क्स का आता है। पोर्शन भी होता है। वो कहाँ से किया था आपने प्रिपेयर? वो तो उसकी प्रिपरेशन तो Again, online resources. I refer to the online. And B.Ed में अगर आपने पढ़ा है तो इतना वो नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने किया? This was my first attempt. पर अब जितना मैं आपसे सुन रही हूँ आपकी स्ट्रैटेजी का, तो मैं बिलीव कर पा रही हूँ कि आपने आई थिंक स्टार्टिंग से ही विनर स्ट्रैटेजी रखी है, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है इसको क्वालिफाई कर पाए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एग्जाम देते हुए आप तैयारी के वक्त देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू आल्सो फील डीमोटिवेटेड, या फिर हो सकता है फैमिली का सपोर्ट ना हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। वी हैव अ लॉट ऑफ मदर्स, अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम एंड लॉट ऑफ डीमोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। सो ऐसे मोमेंट्स में, चैलेंजिंग मोमेंट्स में अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रखा जाए?
अपने आप के अंदर विश्वास होना चाहिए. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था देयर आर मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन बिलीफ अपने अंदर से आना चाहिए. यू विल हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. फैमिली का भी सपोर्ट कभी कभार नहीं मिलता है कि प्राइवेट जॉब ले लो, इससे अच्छा कब तक टाइम वेस्ट करोगे पेपर की तैयारी करने में. बट नो, बिलीव इन योर सेल्फ. थोड़ा कुछ मोटिवेशनल कुछ सुनो. होता है, it works. It's definitely it creates a huge impact on your mind as well. Right. तो उससे फर्क पड़ता है. तो पॉजिटिविटी से सराउंडेड रहो. पॉजिटिविटी से सराउंड करके रखो. सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम. वो भी अपनी मोटिवेशनल और डीमोटिवेशनल स्टोरीज आपको बताएंगे, तो उससे भी आप मोटिवेट होगे कि इफ ही कैन गिव 3 अटेम्प्ट्स, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है. बिल्कुल. और आपको नहीं मुझे, मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी पेपर को क्वालिफाई करना सबसे ईजी होता है. अपनी स्ट्रैटेजी रखो और उसके बाद जो, बिकॉज अभी तक वो फेलियर का स्ट्रेस नहीं आता है. अगर वो फर्स्ट से सेकंड पे चला जाए ना तो एक एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है उसके अराउंड. तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना बेस्ट शॉट दो और उसी में एक एग्जाम को जो है क्लियर कर लो. फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका 100 नहीं 2% होना चाहिए उसमें आपका. बिल्कुल. आगे चल के आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज देन इट्स ऑब्वियस, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. आपके ब्रेन पे असर पड़ता है, आपके मेंटल वेलनेस पे असर पड़ता है कि हाँ पेपर क्लियर नहीं हो रहा है. लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो बिल्कुल फ्रेश, यू आर अ क्लीन स्लेट. बिल्कुल. तो उसमें आप जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट आप नेक्स्ट उसमें नहीं डाल पाओगे. तो जितना आप फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे कर लोगे उतना वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में भी बेनिफिशियल रहेगा. राइट. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे? कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जॉब में है, क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है? मतलब अब कोविड वाला टचवुड टाइम ना तो है और ना ही कभी आए, मतलब विद गॉड्स ग्रेस. अगर आप एक वर्किंग जॉब में जहाँ आपको रोज कहीं आना जाना पड़ रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी दिन में 2-3 घंटे निकाल के तैयारी करना पॉसिबल है? बिल्कुल है. आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग पीजीटी के लिए. पीजीटी एग्जाम. आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्जाम. विल पावर होनी चाहिए ऐश्वर्या. अगर आपके अंदर विल नहीं है तो आप नहीं करोगे, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे. बट मैंने कंसिस्टेंसी की बात सबसे स्टार्टिंग में बोली थी कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. 1 घंटा भी निकाल लो अपने लिए पूरे दिन में. राइट. सो के क्या करोगे? बिल्कुल. वही. जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी फिर आराम से सोना. लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस, विनर्स मेक इट वर्क. यस, एब्सोल्युटली. यही स्ट्रैटेजी. सो अपने लिए 1 घंटा भी यू आर टेकिंग आउट. उस 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे को उसकी तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है. आज मुझे डिफरेंशिएशन की तैयारी करनी है, आज मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है. पता होना चाहिए. टॉपिक वाइज चलो, हो जाएगा. गिव इट इनफ टाइम. राइट. और ये भी मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती रहती हूँ कि मल्टीपल सोर्सेज के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए. 10 सोर्सेज को एक बार करने के बजाय एक सोर्स को 10 बार करो. वुड यू अग्री विद दैट? Yes, I absolutely. That is what I also did. Actually, I refer to one source. जो मेरे अपने सोर्सेज थे उन्हीं को ही मैंने रेफर किया. जो मेरे अपने नोट्स मैंने बनाए हुए थे उन्हीं को रेफर किया. इधर उधर नहीं मल्टीपल सोर्सेज को रेफर किया, क्योंकि उससे आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो. यू गेट कंफ्यूज्ड एंड वो आपकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, रिड्यूस करेगा. बिल्कुल. अच्छा, ये हमारा लिटरेचर का जैसे सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसी भी एग्जाम में सिलेबस डिफाइंड नहीं होता. राइट. सो अनफॉर्चुनेटली मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ 100% तुम करके ही नहीं जा सकते हो तैयारी. तुम सोचो कि मैं 80% कोर पे फोकस करूंगा और उसी से क्लियर करूंगा एग्जाम. तो ये कुछ आप स्टूडेंट्स को इस बारे में मोटिवेट कर सकते हैं कि कभी भी, आई थिंक आपने भी स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी, जितना कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो. सब कुछ करने की कोशिश मत करो, उससे खिचड़ी बनती है. राइट. बिकॉज जैसे एजेस हैं हमारे पास, अब एक एज में तो अनलिमिटेड राइटर्स हैं, बट पेपर सब में से नहीं पूछा जा रहा. पेपर जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप निकालोगे तो कुछ राइटर्स पे पूछा जा रहा है, उन्हीं को प्रिपेयर करो. तो यू टेक आउट टाइम, यू सिट विद 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनालाइज दोस पेपर्स. उनको एनालाइज तो करो पढ़े बैठ के. यू रियलाइज कि इस राइटर से ज्यादा पूछा जा रहा है. एक बार इस पेपर में विक्टोरियन ज्यादा पूछा गया है, इस पेपर में रेनेसांस पूछा गया है, इस पेपर में मॉडर्न एज से पूछा गया है. सो वो आप एनालाइज करो, क्योंकि पेपर भी वही सेट कर रहे हैं. वो दे आर नॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट. वो यहीं से हैं और उनको भी पेपर पैटर्न पता है और उनको भी पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके के नहीं कर पाएंगे. 30% पेपर तो आएगा जो आपको नहीं पता होगा. ठीक है, उस पे फोकस. ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं है. लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कम से कम उसको तो देखो. राइट. मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, क्योंकि we are both teachers. We both teachers and we know what goes behind it. Yes. Because कभी-कभी क्या होता है ना, students although they believe in you,
बट आप उनको जब ऐसी बातें बोलते हो कि यार वो 30% ना तुम छोड़ दो, वो हर पेपर में 20-30% ऐसा पोर्शन होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, तो बच्चे बोलेंगे मैम फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ। बट आप इस वक्त मेरे सामने एक सक्सेस स्टोरी ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये आपको ये हॉर्सेस माउथ से जो है ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि लिटरेचर के एग्जाम में कभी भी 100% तैयारी हम नहीं करके जा सकते हैं, और आप जितना कर रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। यही स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करनी चाहिए। और रिवीजन मतलब आप डेली करते थे या वीकली, मंथली रिवीजन का स्ट्रक्चर क्या रखा था? मंथली रिवीजन। बिकॉज टॉपिक सारे नए थे मेरे लिए, मैंने इससे पहले किसी प्रॉपर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी थी। आई वाज वर्किंग विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो मेरे को आइडिया नहीं था, तो आई हैड टू गो टॉपिक वाइज। सो मैंने मंथ वाइज डिसाइड कर लिया था कि इस मंथ में मेरा मैथ्स चलेगा, इस मंथ में मेरा रीजनिंग चलेगा, और उसके रिविजन मंथ एंड के जो लास्ट वीक होता था उसमें फिर से रिविजन की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिविजन की। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पूरे महीने पढ़े हैं, जिनके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं, वो आप उनका जिस ट्रिक से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आप भूल जाओगे। बिल्कुल। तो उसके लिए एक रिविजन, तो क्विक रिविजन इज नेसेसरी। बिल्कुल। और लास्ट का जो 1 मंथ होता है वो तो आप सिर्फ you don't study in that last 1 month, right. आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, सॉल्व करो, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम मैनेज करके टाइम लगा के पेपर को सॉल्व करोगे, उतनी एफिशिएंसी आपके पेपर में भी बनेगी। राइट, बिल्कुल। आई थिंक एक कंक्लूडिंग नोट पे जाते जाते, बिकॉज अभी DSSB, PRT एंड TGT की वैकेंसीज हम बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन अ मंथ और 2। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो जाते जाते अपने कोई 3 मूल मंत्रास बता दीजिए स्टूडेंट को कि भाई ये कर लो और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने जॉब के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए, 1 आवर भी अगर आप दे रहे हो, 2 आवर्स भी आप दे रहे हो रेगुलरली, मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल। आपको पूरे दिन बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। पूरे दिन कोई नहीं पढ़ता, दैट इज नॉट फैक्चुअली पॉसिबल। टाइम निकालो, उस शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करो। Right. 1 is that. Second is revision is absolutely important. जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद रहेंगी, that will help you in the exam also. Thirdly, you recognize your strengths and weaknesses also, कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स है पेपर की और ये वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना कॉन्फिडेंट पेपर में रहोगे, और जितना ज्यादा वीकनेसेस पे फोकस करोगे उतना ही पेपर में डीमोटिवेट हो जाओगे। तो वीकनेसेस को उतना प्रिपेयर करो जितना सफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है, और अपने स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा फोकस करो। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सॉल्व करने होते हैं, वो तो गिवन है, इट्स अ स्टेपल, इट्स गिवन, इट्स अ स्टेपल। बिल्कुल। युवराज, इट वाज सो लवली टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे, एंड आई एम सो श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स इन द फ्यूचर DSSB टारगेट कर रहे हैं, आपको युवराज की बातों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन मिली होंगी। ये एक सक्सेस स्टोरी है और आप इनको देख रहे हैं, हाउ यू कैन सी द प्राइड एंड द ग्लोरी ऑन हिज फेस व्हेन ही टॉक्स अबाउट इट, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने डिफिकल्ट एग्जाम को क्लियर करना, आई मीन इट्स वर्थ एवरीथिंग। और मैं चाहती हूँ हमारे जितने व्यूअर्स इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से जो है इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। हम आपके लिए जो है यहाँ मेहनत करते ही रहेंगे अड्डा 24/7 पे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।